आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम सभी एक बेहतरीन चैप्टर डील करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिगिनर्स लॉ स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं तो यह चैप्टर आपकी बेसिक समझ को और मजबूत बनाएगा। हम देखेंगे चैप्टर 17 क्या है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 211 टू 224 तक। आज हम इस चैप्टर को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला है सेक्शन 211 टू 217, यानी कि 211 से लेकर 217 तक के जो प्रोविजन है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 218 टू 224। सबसे पहले एक वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि चार्ज होता क्या है और कौन चार्ज को फ्रेम करता है। उसके बाद सेक्शन वाइज हर एक सेक्शन की लैंग्वेज को हम समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, तो आप सबसे पहले सेक्शन 154 में जाके एफआईआर दर्ज कराएंगे। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल इन नेचर होगा तो सेक्शन 154 में पुलिस एफआईआर लिखेगा, नहीं तो सेक्शन 155 के अकॉर्डिंग वो एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तैयार करके वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। अब पुलिस एफआईआर लिखकर उस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वह सेक्शन 173 क्लॉज 2 में पुलिस रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को भेज देगा। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 173 क्लॉज 2 में जो पुलिस रिपोर्ट अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है मजिस्ट्रेट को, तो सेक्शन 191B में मजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेगा, या जिसको हम लोग बोलते हैं संज्ञान लेना, और पुलिस रिपोर्ट और बाकी अदर डॉक्यूमेंट को वो प्रॉपरली देखेगा, उसको चेक करेगा। अब उन सब रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसाई अपराध तो कमिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वह चार्ज फ्रेम करेगा, मतलब वह एक आरोप पत्र तैयार करेगा जिसमें यह बताएगा कि अक्यूज्ड ने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं। अब देखते हैं लिटरली चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली सीआरपीसी के सेक्शन 2B है, वो डिफाइन करता है कि चार्ज क्या होता है। अब बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, बस बताता है कि चार्ज होगा कैसे। तो ये डेफिनेशन 2B बताता है कि चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड्स ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स दैन वन। मतलब क्या हुआ कि चार्ज में एक से अधिक हेड ऑफ चार्ज हो सकते हैं। बेसिकली चार्ज को डिफाइन नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि चार्ज मतलब क्या होता है। तो चार्ज एक होता है किसी आरोप का एक प्रिसाइज फॉर्मुलेशन लिखना। एक्चुअली चार्ज ये बताने की कोशिश करता है कि कौन कौन से ऑफेंस कमिट हुए हैं या ऑफेंस का नेचर किस प्रकार का है जो अक्यूज ने कमिट किए हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति किसी महिला का स्टॉकिंग करता है, उसका पीछा करता है सेक्शन 354D में। तो अब चार्ज फ्रेम जब होगा तो चार्ज में जो सेक्शन रिलेट करता है ये बताया जाएगा। अब वह व्यक्ति किस माध्यम से उस महिला की पीछा कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या किसी और तरीके से, तो चार्ज में उन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। अब स्टॉकिंग के दौरान यदि कोई और वो गाली गलौज करता है या फिर कुछ और करता है, तो उन सारे चीज़ों को एक एक पॉइंट वाइज उसको नोट किया जाएगा चार्ज में। अब किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा चार्ज फ्रेम होता क्यों है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऑब्जेक्ट है चार्ज फ्रेम करने का? तो बेसिकली चार्ज का ऑब्जेक्ट होता है कि अक्यूज्ड को ये नॉलेज देना कि उस व्यक्ति ने कौन कौन से ऑफेंस कमिट किए हैं, उसको अवेयर कराना कि भाई आपके खिलाफ में कौन ये अपराध के लिए आपके ऊपर रिपोर्ट लिखाई गई है, जिसपे मजिस्ट्रेट इस पे कॉग्निजेंस ले रहा है। जिससे होगा क्या कि वो अपना डिफेंस प्रॉपरली तैयार कर सके। जब तक अक्यूज्ड को एक्यूरेट और प्रिसाइज इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तो वह कैसे खुद को ट्रायल कोर्ट में डिफेंड करेगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि चार्ज होता क्या, एक ओवरव्यू मिल गया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम चैप्टर 17 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के इंडिविजुअल सेक्शन को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उसको हम लोग एक एक सेक्शन को बहुत ही बारीकी से देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 211 क्या कहता है कि कंटेंट्स ऑफ चार्ज। बेसिकली 211 में 7 क्लॉज दिए गए हैं। हम लोग सातों क्लॉज को
एक एक करके देखेंगे। तो चलिए, सेक्शन 211 क्या है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज। तो अब सेक्शन 211 कहता है कि चार्ज जो होगा उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा। तो बेसिकली 211 यही बताता है। अब इसमें सातों क्लॉज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला क्लॉज क्या है कि एवरी चार्ज मस्ट स्टेट द ऑफेंस विथ व्हिच द अक्यूज्ड इज चार्ज। मतलब अब जो अक्यूज्ड ने ऑफेंस कमिट किए हैं तो उस ऑफेंस को लिखा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इफ द लॉ व्हिच क्रिएट्स the offense gives it any specific name, the offense may be described in the charge by that name only। अब ये कहता है कि यदि उस अपराध का कोई अगर स्पेसिफिक नाम है तो उस नाम को लिखा जाएगा, उस नाम को डिस्क्राइब किया जाएगा। अब इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर और चीटिंग और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। द चार्ज में स्टेट दैट ए हैज कमिटेड मर्डर और चीटिंग और थेफ्ट और एक्सटॉर्शन विदाउट रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ दोज क्राइम्स कंटेन्ड इन द इंडियन पीनल कोड। इलस्ट्रेशन कहता है कि अगर ए ने मर्डर किया है, चीटिंग किया है, थेफ्ट कमिट किया या एक्सटॉर्शन किया है तो इन सारे चीज़ों को उस ऑफेंस में चार्ज में लिखा जाएगा। उसने मर्डर कमिट किया है, चीटिंग किया है, थेफ्ट किया है या एक्सटॉर्शन किया है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या है कि if the law which creates the offense does not give it any specific name, so much of the definition of the offense must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged। तो तीसरा क्या है कि अगर उसे ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उस जो हम लोग जो क्लॉज बी में देखे कि अगर उस ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नाम होता है तो स्पेसिफिक नाम लिखा जाएगा। अब क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर स्पेसिफिक नाम नहीं है, स्पेसिफिक नाम उसका नहीं कोई है ऑफेंस का, तो उसकी डिफिनीशन क्या होती है हम उसको लिखेंगे। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन जिसे देखते हैं, ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 184 ऑफ द आईपीसी विथ इंटेंशनली ऑब्स्ट्रक्टिंग ए सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। द चार्ज शुड बी इन दोज वर्ड्स। ठीक है। अब चलिए हम लोग क्लॉज 4 देखते हैं। द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट व्हिच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। क्या कहता है क्लॉज 4? कहता है कि लॉ एंड सेक्शन नंबर ऑफ लॉ जिसके थ्रू ऑफेंस पनिशेबल है तो उसको भी हम लोग चार्ज में लिखेंगे, उसको चार्ज में मेंशन करेंगे। और पांचवा क्या है, द फैक्ट दैट द चार्ज मेड इज इक्विवेलेंट टू ए स्टेटमेंट दैट एवरी लीगल कंडीशन रिक्वायर्ड लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस चार्ज वॉज फुलफिल्ड इन द पर्टिकुलर केस। क्लॉज 5 ये कहता है कि किसी ऑफेंस का ऐसा फैक्ट जो कि किसी ऐसे स्टेटमेंट के बराबर है जो लीगल कंडीशन को कंप्लाई करता है। अब एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि ए ने बी की हत्या की, तो यह स्टेटमेंट सेक्शन 299 एंड 300 आईपीसी की हत्या की परिभाषा को कवर करता है। अब इसमें यह नहीं माना जाएगा कि जो जनरल एक्सेप्शन है इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 376 टू 106 तो वो कवर होगा, या फिर जो 5 प्रकार के जो एक्सेप्शन की बात की गई है सेक्शन 300 में वो भी नहीं कवर किया जाएगा। वो सिर्फ माना जाएगा कि हाँ मर्डर किया है तो सेक्शन 299 या 300 अप्लाई करेगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग 6th क्लॉज देखते हैं। द चार्ज मस्ट रिटेन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। बेसिकली सेक्शन 272 ऑफ सीआरपीसी बताता है कि जो चार्ज लिखा जाएगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। अब हर एक स्टेट का अगर कोई भी स्टेट कोई भी लैंग्वेज प्रेफर करता है तो उसी लैंग्वेज में वो चार्ज लिखा जाएगा। ठीक है। अब 7th जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि if the accused having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment or to punishment of a different kind for a subsequent offense, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of effecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge, and if such statement has been omitted the court may add it any time before sentence is passed। बेसिकली क्लॉज 7 यही कहता है कि यदि अक्यूज्ड कभी पहले कन्विक्ट किया गया है
तो उस कन्विक्शन का जो फैक्ट है या फिर जो डेट है, प्लेस है, तो उन सब के बारे में लिखा जाएगा। अब प्रीवियसली कन्विक्टेड कभी भी हुआ हो ये मैटर नहीं करता कि 1 दिन हो गए, 2 साल, 10 साल। अगर प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उस चार्ज को उसमें लिखा जाएगा कि भाई इस व्यक्ति ने इस डेट को इस प्लेस पे ऑफेंस कमिट किया था, तो यहाँ पर ये कन्विक्ट किया गया है। तो इन सब चीज़ों को मेंशन किया जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि 211 आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 212। 212 क्या है? तो 212 डील करता है पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन्स। इसमें 2 क्लॉज हैं, हम लोग दोनों क्लॉज को देखते हैं। पहला क्लॉज है कि द चार्ज शैल कंटेन सच पर्टिकुलर्स एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस एंड द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट होम और द थिंग इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच it was committed as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। बेसिकली क्लॉज 1 यही कहता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ ऑफेंस कमिट हुआ है उसका समय और स्थान के बारे में बताना। ठीक है, जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ उसका जो टाइम है, प्लेस है, उन सब चीज़ों को चार्ज में मेंशन किया जाएगा। चलिए, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रोविजन इसका, व्हेन द अक्यूज्ड इज चार्ज विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम और as the case may be described the movable property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed without specifying particular items or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 219। तो इसका क्लॉज 2 ये कहता है कि जब अपराध किसी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के बारे में है, वहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है किसी प्रॉपर्टी का, तो अब सेक्शन 212 क्लॉज 2 बेसिकली यही कहता है कि जो उसका अमाउंट है वो उस अमाउंट को लिखा जाएगा, कितने रुपए का ऑफेंस कमिट हुआ है, कितने रुपए का क्रिमिनल ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, तो उसका सम बेसिकली यहाँ पर लिख रहा है सेक्शन में कि स्पेसिफाई द ग्रॉस सम, तो उसका जो ग्रॉस सम है उस रुपए को उसको लिखा जाएगा। चलिए, अब सेक्शन 213 हम लोग देखते हैं। 213 क्या कहता है? व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब देखते हैं कि यदि सेक्शन 211 एंड 12 के द्वारा भी चार्ज फ्रेम करने पर ऑफेंस जो कमिट हुआ है उसके बारे में हमको कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती, तो सेक्शन 213 उसी के बारे में बात करता है। 213 में उस ऑफेंस के कमीशन के मैनर की किस तरीके से ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस ऑफेंस के मैनर को बताया जाएगा। इलस्ट्रेशन के माध्यम से हम देखते हैं कि ए ने बी से चीटिंग किया, तो ए ने बी से कैसे, किस प्रकार वह चीटिंग किया, उन सब फैक्ट और मैनर सर्कमस्टांसेस को भी चार्ज में लिखा जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 यही है ना, ए इज चार्ज ऑफ चीटिंग बी एट गिवन टाइम एंड प्लेस, द चार्ज मस्ट बी सेट आउट द मैनर इन हिच ए इज चीटेड बी, यानी कि ए ने किस प्रकार बी को चीट किया, तो उसका समय होगा, जो टाइम होगा, या फिर जिस भी तरीके से उसने उसको चीट किया है वो सब उसको मेंशन किया जाएगा। सेक्शन 213 क्लियरली यही बेसिकली कहता है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग इसमें इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करिए और एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए, क्योंकि आपके ये पीटी के साथ साथ बेसिकली सेक्शन 211 में पूछ लेगा कि 7 जो ग्राउंड है उसमें कोई भी एक ग्राउंड देगा, बोले किस सेक्शन में है, तो आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। 215 और 216, 17 ये आपके मेंस और पीटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत ही केयरफुल्ली इन सेक्शंस को देखना है, और यहाँ ही नहीं, आपको जुडिशरी में भी, उसके बाद एपीओ का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा। बाकी अदर जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर मेंस के लिए आपको पढ़ना है। मैंने बेसिकली इस वीडियो में तो मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने पहले क्वेश्चंस लिखा है, उसके बाद जो उसका कंसाइज फॉर्म में जो आंसर बनता है मैंने वो लिखा है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को अगर नोट अपने नोटबुक में नोट करिएगा, उसके बाद इसको प्रिपेयर करके आप अपना मेंस का पेपर है तो मेंस दीजिए, अगर आप सेमेस्टर का पेपर देते हैं तो सेमेस्टर के पेपर में लिखेंगे, बहुत ही रेलेवेंट आंसर लिखा गया है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 214, बहुत ही इजी है।
14 क्या कहता है कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर व्हिच ऑफेंस इज पनिशेबल। 214 ये कहता है कि कोई भी वर्ड्स जो चार्ज में लिखा गया है, अब उसका सेंस ऑफ लॉ क्या होगा, तो जिसके थ्रू पनिशेबल है, जिसके थ्रू पनिश्ड किया जा रहा है, तो उसी का जो सेंस ऑफ लॉ होगा हम उसी को समझेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं सेक्शन 215, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम कंसंट्रेट होके बैठिए। सेक्शन 215 और 216, 217 इन तीनों सेक्शंस को बहुत ही आपको केयरफुली पढ़ना है। चलिए, सेक्शन 215 क्या कहता है? 215 कहता है कि इफेक्ट ऑफ एरर्स, अगर जो चार्ज हम फ्रेम कर रहे हैं उसमें अगर कोई एरर्स हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, तो उस एरर्स का क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या इफेक्ट होगा, क्या वो ट्रायल को मिसलीड कर देगा या जो जस्टिस है उसको ख़त्म कर देगा, या फिर और भी कुछ चीज़ें होंगी उससे जो प्रभावित होंगी, हम उन सब चीज़ों को सेक्शन 215 में देखा जाएगा कि उसका क्या इफेक्ट होता है। अब देखते हैं कि यदि चार्ज फ्रेम करते समय उसमें कोई एरर्स हो जाता है या भूल हो जाती है तो उस चार्ज का क्या प्रभाव होगा। तो सेक्शन 215 एकदम क्लियरली कहता है कि अगर एरर्स ऐसा है जिससे अक्यूज्ड पर्सन मिसलीड हो सकता है या वह गुमराह हो सकता है कि ए ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो उसको तो चार्ज में फ्रेम ही नहीं किया गया है, कोई दूसरा ही ऑफेंस लिखा गया है, जिससे वह अपना डिफेंस प्रिपेयर करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो डिफेंस प्रिपेयर नहीं कर पाता है। तो बेसिकली सेक्शन 25 यही डील करता है। एरर्स या ओमिशन ऐसा है जिससे कि फेलियर ऑफ जस्टिस अगर होता है, अगर जो एक्यूज्ड पर्सन है वो मिसलेड होता है, वहाँ पर तो सेक्शन 215 का इम्पॉर्टेंस होगा। वहाँ पर ये देखा जाए कि अगर ये अक्यूज्ड को मिसलेड कर रहा है, वो ट्रायल सही प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ चार्ज, इफेक्ट ऑफ एरर्स होगा वो मटेरियल होगा। अगर मान लीजिए कि अब ऐसा एरर्स है जो उससे अक्यूज को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है या फिर कोई जो जस्टिस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहाँ पर तो ऐसे एरर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखेंगे सेक्शन 215 को। अब इलस्ट्रेशन डी सबसे पहले आप लोग अपने डायरेक्ट में खोल के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये। अक्सर आपकी पीटी और मेंस दोनों में आपको दे दिया जाएगा प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन में। जैसे इलस्ट्रेशन डी को प्रॉब्लम बेसिस में दिया जाएगा कि इसके बारे में बताइए, यहाँ पर क्या वो चार्ज का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब पीटी में भी आपको दे दिया जाएगा, तो पीटी वन लाइनर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग अपने बैरेक्ट को खोलिए, सेक्शन 215 डी खोल के देखिए क्या लिखा है। ए इज चार्ज विद द मर्डर ऑफ खुदा बख्श ऑन द 21 जनवरी 1882। इन फैक्ट the murdered person's name was Haider Baksh and the date of the murder was the 20th January 1882. A was never charged with any murder but one and had heard the inquiry before the magistrate, which referred exclusively to the case of Haider Baksh. The court may infer from these facts that A was not misled and that the error in the charge was immaterial. हम देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है। तो ए नाम का एक एक्यूज्ड है जो हैदर बख्श नाम के व्यक्ति को 20 जनवरी 1882 को मर्डर करता है, बट उसके ऊपर जो चार्ज फ्रेम होता है वो खुदा बख्श की हत्या का होता है, जो कि किस तारीख को कमिट हुआ गया था, तो 21 जनवरी 1882 को। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि ए के ऊपर अभी तक कोई चार्ज नहीं फ्रेम हुआ है, सिर्फ जो केस इसके ऊपर चल रहा है उसके अलावा। अब कोर्ट ये इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है या फिर कोई ट्रायल नहीं है, तो अब कोर्ट इन फैक्ट्स पर अब ये अनुमान लगा सकता है कि ऐसे एरर से एक्यूज किसी भी तरीके से कोई मिसलीड नहीं होता है, तो ऐसे एरर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो भी हम लोग डिस्कस की कि अगर एरर्स ऐसा है कि एक्यूज को कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, सब वो वही मांग चल रहा, हाँ मैंने खुदा बख्श की हत्या की थी, तो हैदर बख्श खुदा बख्श, अगर नाम में मिस्टेक हो जा रहा है लेकिन उसको ही समझ में आ रहा है कि हाँ वही ऑफेंस है, तो यहाँ पर ऐसे एरर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ए ने कई सारे मर्डर किए हैं और जिस डेट को उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है उस दिन उसने मान लीजिए राम बख्श को मर्डर कर दिया, उसकी हत्या कर दी, तो वहाँ पर ऐसे एरर्स या तो एक्यूज को मिसलीड कर सकते हैं या फेलियर ऑफ जस्टिस काज कर सकते हैं। अब इसी पर हम लोग दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन ई। क्या है इलस्ट्रेशन ई? आप लोग अपने बैक में देखिए।
A was charged with murdering Haider Bucks on the 20th January 1882 and Khoda Bucks, who tried to arrest him for that murder on the 21st January 1882. When charged for the murder of Haider Bucks, he was tried for the murder of Khoda Bucks. The witnesses present in his defense were witnesses in the case of Haider Bucks. The court may infer from this that A was misled and that the error was material. अब इलस्ट्रेशन ई क्या कहता है कि ए नाम के अक्यूज्ड ने 20 जनवरी 1882 को हैदर बक्स नाम के व्यक्ति का मर्डर किया और 21 जनवरी को 1882 को खुदा बक्स की हत्या करता है। बट हैदर बक्स के मर्डर के चार्ज में उसका ट्रायल खुदा बक्स की हत्या का होता है और जो विटनेसेज उसके डिफेंस में वो दोनों सेम केस हैं। अब कोर्ट ऐसे सिचुएशन में ये प्रिज्यूम कर सकता है कि यहाँ पर एक्यूज मिसलेड हो सकता है और ऐसे एरर मटेरियल्स हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि दोनों इलस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से बैक जाइए और इन दोनों ही इलस्ट्रेशन को आप बहुत ही कंसाइजली, बहुत ही कंसंट्रेट होकर आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम देखते हैं कि अब मान लीजिए कि सेक्शन 215 में एरर्स हो गया तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया अगर वो मटेरियल होगा तो उसको ट्रायल पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं होता है। तो बेसिकली सेक्शन 464 रेमेडी की बात करता है कि अगर एरर्स है जो मटेरियल है तो वहाँ पर क्या होगा। तो सेक्शन 464 ये कहता है कि अगर चार्ज फ्रेम कोर्ट करेगा क्या कि मतलब दूसरा चार्ज फ्रेम करने का आदेश दे सकता है या फिर कोर्ट एक नया ट्रायल करने का ऑर्डर दे सकता है जिसको हम लोग डिनोवो ट्रायल बोलते हैं। अब थर्ड क्या कर सकता है, यदि कोई चार्ज प्रूव नहीं होता है तो उस अक्यूज्ड का कन्विक्शन को क्वेश कर दिया जाएगा। समझने कि आप कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एरर्स है, एरर्स मटेरियल्स है तो क्या क्या हो सकता है, चार्ज को फ्रेम आदेश दे सकेगा, नया ट्रायल भी स्टार्ट कर सकता है। अगर चार्ज प्रूव नहीं होता है तो अक्यूज्ड को जो कन्विक्शन है उसको, उसके जो कन्विक्शन को क्वेश कर दिया जाएगा। चलिए, आप आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे 215। अब सेक्शन 200 हम लोग 16 देखेंगे। 216 क्या है कि कोर्ट में अल्टर चार्ज, इसमें 5 क्लॉज दिए गए हैं। पांचों क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पांचों क्लॉज को हम लोग एक एक क्लॉज करके हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्लॉज क्या है, एनी कोर्ट में अल्टर और ऐड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 216 एकदम क्लियरली कहता है कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले कोर्ट कभी भी चार्ज को या तो कुछ ऐड कर सकता है या उसमें कुछ कोई काट छांट होती है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती है, मतलब कोई भी परिवर्तन उसमें कर सकती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 216 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि एवरी सच अल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड टू द अक्यूज्ड। क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि क्लॉज 1 में कोई भी अल्टरेशन या एडिशन होता है तो उस अक्यूज्ड को उस अल्टरेशन या एडिशन को पढ़कर सुनाया जाएगा कि भाई आपके खिलाफ में चार्जेस में कुछ चेंजेज हुए हैं, अब आप इस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपना डिफेंस प्रिपेयर करिए। ठीक है, चलिए अब क्लॉज 3 क्या है। क्लॉज 3 आप लोग बैक में देखिए, इफ द अल्टरेशन और एडिशन टू ए चार्ज इज सच दैट प्रोसीडिंग्स इमीडिएटली विद द ट्रायल इज नॉट लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस द अक्यूज्ड इन हिज डिफेंस और द प्रोसिक्यूटर इन द कंडक्ट ऑफ द केस, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन after such alteration or addition has been made proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। क्लॉज 3 ये कहता है कि यदि चार्ज के अल्ट्रेशन या एडिशन होने के बाद कोर्ट को यह लगता है कि इमीडिएटली प्रोसीडिंग स्टार्ट करने से एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन को कोई प्रतिकूल, कोई एडवर्स उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रेजुडिस इफेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग अब मान लो ऐसे ढंग से स्टार्ट करेगा, मान लो कि जो अल्ट्रेशन या फिर एडिशन होने के बाद चार्जेस वो अभी एक ओरिजिनल चार्ज के अकॉर्डिंग उसको डील करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो माना जाएगा ये ओरिजिनल ही चार्ज ही है। ठीक है, अब क्लॉज 4 आप लोग देखिए, इफ द अल्ट्रेशन और एडिशन इज सच दैट प्रोसीडिंग्स इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट टू प्रेजुडिस
द अक्यूज्ड फॉर द प्रोसिक्यूटर एज एफोरसेड द कोर्ट में ईदर डायरेक्ट न्यू ट्रायल, आप लोग मार्क करिएगा अपने बैक्ट में, न्यू ट्रायल और एडजॉर्न द ट्रायल, इन दोनों वर्ड्स को आप लोग मार्क करिएगा, एडजॉर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एज मे बी नेसेसरी। 4 क्या कहता है कि अब एडिशन या अल्ट्रेशन इस नेचर का है कि यह अक्यूज या प्रोसिक्यूशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। क्लॉज 3 में क्या हुआ था कि मतलब उस पर प्रेजुडिशियल इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन 4 में क्या है कि उस पर ट्रायल पे एक प्रेजुडिशियल इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो वहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, तो वहाँ पर कोर्ट नए ट्रायल शुरू करने का आदेश दे सकता है या उस प्रीवियस ट्रायल को कुछ पीरियड के लिए जो उसको उचित लगता है उसको एडजॉर्न करता है या फिर पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लॉज 5। इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द अल्टर्ड और एडेड चार्ज इज वन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ विच प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, मार्क करिएगा, प्रीवियस सैंक्शन इज नेसेसरी, द केस शैल नॉट बी प्रोसीडेड with until such sanction is obtained unless sanction has been already obtained for a prosecution on the same fact as those on which the alter or added charge is founded। क्लॉज 5 क्या है कि यदि अल्ट्रेशन या एडिशन करने के बाद प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर प्रोसीडिंग को तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक सैंक्शन नहीं ले लिया जाता। चलिए 216 मुझे लगता है कि आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेक्शन 217 लास्ट सेक्शन इस वीडियो का देखेंगे। क्या कहता है सेक्शन 217? इसमें बेसिकली क्लॉज ए क्लॉज बी है, इंपॉर्टेंट है दोनों। तो सेक्शन 217 का मार्जिनल नोट्स क्या कहता है कि रिकॉल ऑफ विटनेसेज व्हेन चार्ज अल्टर्ड, when a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be allowed, क्या allowed किया जाएगा, to recall or resummon the and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reasons to be recorded in writing considers that the prosecutor or the accused as the case may be desires to recall or re-examine such witnesses for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice। सेक्शन 217 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब चार्ज में अल्ट्रेशन या एडिशन या कुछ किया जाता है तो वहाँ पर एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूशन को ये बेसिकली यह सेक्शन एक राइट देता है कि वो अपने विटनेसेस को फिर से बुला करके, अब क्या करेंगे फिर से बुला करके, उसको एग्जामिन करने के लिए या फिर सम्मन देंगे या फिर एग्जामिन करने के लिए, तो जिस एडिशन जिस पार्ट में वो चार्ज अल्टर्ड हुआ है या फिर एडिशन हुआ है तो उसके एग्जामिनेशन के लिए, ना कि होल ट्रायल के एग्जामिनेशन के लिए, होल चार्ज के लिए, सिर्फ जो एडेड है या फिर अल्टर्ड चार्ज है उसके परीक्षण के लिए उसको बुलाया जा सकता है। बट अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना इम्पॉर्टेंस नहीं है, ये सिर्फ डिले या प्रोसीडिंग्स होगा या फिर किसी प्रकार से जस्टिस को डिफीट करेगा, तो वहाँ पर कोर्ट मना भी कर सकता है कि विटनेसेस को एग्जामिन करने से वो मना कर देगा। अब क्लॉज 2 क्या कहता है कि क्लॉज बी कि ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेसेस होम द कोर्ट में थिंग्स टू बी मटेरियल, मतलब अब यदि कोर्ट को लगता है कि किसी दूसरे विटनेस को बुलाना जरूरी समझता है तो वह बुला भी सकता है। ठीक है, अब चलिए मुझे लगता है सेक्शन 217 आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि कोर्ट को लगता है अब बेसिकली ये कहता है कि जो चार्ज फ्रेम के लिए जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट कहाँ है, तो शेड्यूल 2 फॉर्म 32 आप लोग खोल के देखिए, उसमें कैसे फॉर्म दिए गए हैं, कैसे कैसे मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा। अब कल आप मजिस्ट्रेट बनने वाले हैं तो आप कैसे भाई चार्ज फ्रेम करेंगे, तो आप लोग बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखिए, शेड्यूल 2 और फॉर्म 32 खोल के देखिए, तो उसमें एक डिटेल्स में दिया गया है कैसे कैसे चार्ज फ्रेम करेगा कि फला फला नाम का अपराधी है या आपने ये कमिट किया है, उसके बाद फॉर्म चार्ज फ्रेम करने के बाद फिर उस पर मजिस्ट्रेट अपना सिग्नेचर करेगा। चलिए आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे क्लास होगा वो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज और मिस ज्वाइंडर ऑफ चार्ज का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग उसको देखिएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच आप सभी लोग इतनी मन से वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार जताने के लिए, थैंक यू सो मच।